हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल दलवीर सिंह साहब इंडिया से, जो बड़ा जाना माना नाम है और इंडियन मीडिया पे आते रहते हैं और सोशल मीडिया पे भी बड़े जो हैं वो अपनी ट्वीट्स की वजह से मशहूर हैं। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब। थैंक यू। जय हिंद। कल साहब, हाल ही में जो मैं डिस्कशन आपसे बात कर रहा था पहले, कि हम नेशनल सिक्योरिटी को ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के एंगल से तो चीजें देखते रहते हैं हम, लेकिन थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी चीजें देखनी चाहिए। मैं डिस्कस कर रहा था कि हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है और वो रिपोर्ट की ऑथर है डॉक्टर हसन अब्बास, अमेरिका से सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की है और वो डिस्कशन कर रहे हैं। जो मैं चाहता हूं कि बेसिकली वो रिपोर्ट है कि जो नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए पाकिस्तान और इंडिया में क्या नई चॉइसेस हो सकती हैं, क्या डिस्कशन हो सकती है। तो वो बेसिकली डिस्कस करते हैं कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस, डेमोग्राफिक चैलेंजेस एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करते हैं। सो आप क्या समझते हैं कर्नल साहब कि ये जो दो तीन चीजें हैं, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट, क्या ये हमारी ये जो खित्ते में हम दो तीन मुल्क हैं यहाँ पे, क्या इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये सवाल और ये इश्यूज हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उठी है इस रिपोर्ट में। आपने मेरे से ये लिंक भी शेयर किया था, मैंने पढ़ा भी है और ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। और ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश शामिल है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पॉवर्टी का है। किसी मुल्क में ज्यादा है, किसी मुल्क में कम है, लेकिन ये बहुत ही संजीदा और बहुत ही अहम इशू है इस सब कॉन्टिनेंट का। और यही इसकी बदकिस्मती भी है। जब आपके पास पॉवर्टी होती है तो जाहिर सी बात है एजुकेशन नहीं होगी, और जब एजुकेशन नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा गैप होगा आपकी जो जहनियत की डेवलपमेंट में। और उस गैप को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। जो जो एक्सट्रीम जो फोर्सेस हैं वो उस गैप को एक्सप्लॉइट करती हैं, चाहे वो कोई फिरका वाराना तंजीम हो या नॉन स्टेट एक्टर हो या जो भी हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उसकी एक्सप्लॉइटेशन का एक बहुत बड़ा एवेन्यू जो है इसी गुर्बत के चलते जो है वो बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पॉवर्टी है वो एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम अहम एस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी सरकार का, किसी भी मुल्क के उसके गवर्नमेंट का। क्योंकि अगर ये चीज हम एड्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी इंप्रूव होगी, आपकी सोशल सिक्योरिटी भी इंप्रूव होगी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर भी काफी इजाफा आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कर्नल साहब, लेकिन जाहिर बात है कि अगर एनवायरमेंटल चैलेंजेस देखा जाए तो या इकोनॉमिक, आपने बेसिकली लिंक करने की कोशिश की है कि जी, अगर जाहिर बात है अगर इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो वो रेडिकलाइजेशन और इन चीजों को जो है वो लिंक देता है। लेकिन इसमें कर्नल साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि शायद जो इकोनॉमी है वो सिर्फ वो ही, या पावर्टी ही सिर्फ वजह नहीं है वो रेडिकलाइजेशन और इस तरफ जाए। अरब वर्ल्ड में जो बड़े बड़े अमीर लोग बैठे हैं, इस्लामिक स्टेट जो है वो अमेरिका जो है उसने यूरोप और अमेरिका से जो है मुसलमानों को खींच के इराक में ले आए, वो तो सारे बड़े वेल ऑफ थे। एक नैरेटिव ये भी है, लेकिन आपका जो नैरेटिव है ये बहुत वैलिड इसलिए भी है क्योंकि हमारे इस खित्ते में बहुत सारे लोग जो इस एक्सट्रीमिज्म के रास्ते में पड़े हैं, उनमें ये एक फैक्टर था। सो मेरा ख्याल है हर जगह ये फैक्टर अलग अलग वेरी करता है। लेकिन कल साहब, अगर यही बात है, अगर इकोनॉमी की बात की जाए, तो आप क्या फिर समझते हैं कि सार्क जो है वो क्यों हम हमारे खित्ते को कहा जाता है, इस रिपोर्ट में ये भी डिस्कस हुआ बाय द वे, कि लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। मतलब 2 बिलियन पॉपुलेशन तो हम 3 मुल्क बनाते हैं, साथ अगर आप चाइना को भी मिला लें तो कुछ 3.5 अरब की आबादी, दुनिया की आधी आबादी तो इधर रहती है। तो लीस्ट इंटीग्रेटेड क्यों है हम? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सार्क की जो बात हुई है, इसके ऊपर अलग अलग मुल्क का एक नजरिया है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान का। और इंडिया जो है सार्क का एक हिंज पिन है। अगर इंडिया उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो जाहिर सी बात है सार्क डिफंक्ट है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि कोई भी रीजनल कोऑपरेशन की अगर बात होती है तो
उसमें पाकिस्तान जो है अड़ंगा लगाता रहा है। और वो बायलैटरल इश्यूज के ऊपर जो है तू मैं चलती थी। और एक सार का एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता था पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बाकी किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं था, वो सिर्फ कश्मीर का एक पॉइंट को लेकर ही उस पर पिच करता था। और जो बायलैटरल जो कॉपरेशन की बात थी, जैसे कि एक सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात हुई कि हम पूरे सार्क कंट्रीज को सरफेस ट्रांसपोर्ट से लिंक किया जाए, या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर मैटर्स के ऊपर भी बातचीत करी जाए, और इस तरीके की कॉपरेशन की कई बातें थी, ट्रेड रिलेटेड बातें थी। तो वो हर चीज पे जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो पाकिस्तान हर चीज पे अड़ंगा लगा देता था। और इसी के चलते फिर ये डिसाइड हुआ कि जब ये प्लेटफॉर्म किसी चीज के लिए यूजफुल ही नहीं है, क्योंकि जब इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो इसके अंदर हम जो है अपना इंटरेस्ट जो है कम कर देते हैं। और उसी के चलते आज जो है सार्क डिफंक्ट है। अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत दुख की बात है हमारे पूरे रीजन के लिए कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि डिफंक्ट है। और मेरा ये मानना है, अगर मैं इसको पिछले सवाल से आपके उससे लिंक करूं, कि अगर हमारे इस पूरे रीजन के अंदर इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगा, तो बहुत सारे मसले जिसके चलते हम लोगों ने 4 लड़ाइयां लड़ ली और प्रॉक्सी वॉर अभी भी लड़ रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स मसले भी बहुत आसानी से डील हो जाएंगे। ऐसी दुनिया में कई मिसालें हैं। तो ये जो है कि पहले मुर्गी आए कि पहले अंडा आए, इस वाली लड़ाई को हमें पहले सुलझना पड़ेगा। और ये सुलझ जब ही पाएंगे जब वही बात आ जाती है कि जब पॉवर्टी खत्म होगी, तालीम आएगी, लोग इतना समझदार हो जाएंगे कि अपनी अपनी सरकारों को वो फोर्स करेंगे कि आप एक दूसरे के साथ बैठिए और डिस्कस करिए और बातचीत करिए। और एक पॉइंट और इस चीज से मैं बताऊं कि चाहे सरकारें आपस में बात करें ना करें कमर साहब, लेकिन जो गुफ्तगू है बॉर्डरों के पार वो शुरू हो गई है। अभी यूट्यूब जैसे आपके साथ में हम एक दूसरे से मुखातिब हैं, इस प्रकार से कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में बात कर रहे हैं। बाकी मैंने फॉलो नहीं किया, मेरे को पूरा भरोसा है कि शायद बांग्लादेश और हिंदुस्तानियों के बीच में ही बात होती होगी, पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों के बीच में ही बात होती होगी, एंड लाइकवाइज और पड़ोस के जो मुल्क हैं उनके बीच में भी आपस में गुफ्तगू होती होगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है पीपल टू पीपल कांटेक्ट का। चाहे सरकारें पीपल टू पीपल कांटेक्ट ना करना पसंद करें सियासी कारणों से, लेकिन टेक्नोलॉजी ने ये इनेबल कर दिया है कि ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, और ये जारी हो गया है। अब धीरे धीरे आप देखिएगा कैसे कैसे बदलाव आएंगे। आने वाला टाइम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है कमर चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है कर्ण साहब, बड़ी आपने इसको कहा कि जी पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की। अच्छा कर्ण साहब, मैंने सार्क की बात की, लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन की बात की, साउथ एशिया में हम हैं। अच्छा चले, सार्क का तो आपने कह दिया कि वो जी पाकिस्तान अड़ंगा करता है, कभी कश्मीर कभी कुछ। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कश्मीर में, मैं एक और एंगल से बात करना चाह रहा हूँ। चले, सार्क तो आपके लिए एक प्रॉब्लम था जी, हम उसमें आपको कश्मीर की बात करते हैं, चले मान लिया। तो कल साहब सीपैक और बीआरआई जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जो सीपैक है, आप सीपैक की भी आपकी देखें, हमें किस चीज पे इन्वेस्टमेंट करनी है? हमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें इंसानों पे इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें एनवायरमेंट पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके जितनी स्मॉग होती है और पाकिस्तान में जितनी इस वक्त स्मॉग है, ये कितना इंसानी जानों पे असरअंदाज कर रही है। मतलब लोग तो अब यहाँ पे साफ हवा ना होने से मरना शुरू हो जाएंगे, गोली बारूद तो एक और चीज रह गई, ये खाने मल नरिशमेंट से मरना शुरू हो जाएंगे। अगर सार्क एक प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है, आपको जो आपने कहा, तो कल साहब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन कहता है कि आओ मिलके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ मींस लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स डेवलप टुगेदर। और उसमें फिर एक कॉरिडोर पाकिस्तान से भी गुजरता है। आपने सारे कॉरिडोर को भी कंट्रोवर्शियल, अगर हमारा टारगेट नरेंद्र मोदी साहब का मैं ले भी लूं कि मोदी साहब बड़ा पॉजिटिवली कह रहे हैं आए गुर्बत से लड़ें, तो फिर आए ना सार्क को फारिग कर दिया, आए बीआरआई में हिस्सा बन जाए। वहां पे भी आपने एक अपना, इसमें जरा मैं जानना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले सार्क से तो आप निकल गए, इसमें कैसे निकलते हैं आप?
देखिए, मैं सार्क से नहीं निकला हूं, मैं आपको इसको और क्लैरिटी दे देता हूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मौकिफ है। मेरा ये मानना है कि चाहे पाकिस्तान कितना भी उस प्लेटफॉर्म को किसी भी तरीके से अपनी बात करने की कोशिश करता है, हमें सार्क की प्रोमिनेंस को खत्म नहीं करना चाहिए। हमें सार्क में पाकिस्तान के साथ एंगेज रखना चाहिए, और क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी बात कहता है तो हम भी उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम भी अपनी बात कह सकते हैं, और गुफ्तगू से ही बातें निकलती हैं, चाहे वो कितनी तल्ख क्यों ना हो। गुफ्तगू होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। जहां तक बेल्ट रोड इनिशिएटिव का सवाल है, जब ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बातें चल रही थी और ये जो पूरी कार्रवाई जो चल रही थी, उस समय यूपीए की सरकार जो है वो काबिज थी, मनमोहन सिंह की सरकार काबिज थी, और तभी से ही इसके खिलाफ जो है एक एक आइडिया डेवलप होने लग गया। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और जब ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव ने पाकिस्तान का रुख किया सीपैक के जरिए, तो उसकी मुखालफत की गई। इसके दो रीजन हैं। सबसे पहला रीजन रीजन टेरिटोरियल है, क्योंकि हमारे लिए ये जो सीपैक का जो प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जिसको हम अपनी इंटरनल मैटर मानते हैं, जो हम अपना मुल्क का हिस्सा मानते हैं। तो इसलिए एक ये प्रोटेस्ट एक ये है। और दूसरी चीज जो और बड़ी है, मेरे ख्याल से उससे भी बड़ी जो इशू है, वो ये है कि जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये हिंदुस्तान के हिसाब से ये एक न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन है। और न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन के जो असरात हैं और जो जो झुकाव है, वो हमने श्रीलंका में देखा, ट्रिंकोमाली पोर्ट और उस इलाके में जिस तरीके से चाइनीज आए और जिस तरीके से वो कार्रवाई हुई, ये सब अवेलेबल है, आपने भी काफी पढ़ा होगा। और ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर ये चाइनीज जो एटीट्यूड है और जो उनका जो विजन है इसको बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर, लार्जर जियोपॉलिटिकल विजन है थ्रू जियो इकोनॉमिक्स, वो नजर आया है। और वो कहीं ना कहीं इंडिया को सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसके ऊपर खतरा पैदा हो जाता है। आप अगर हिंदुस्तान को फॉलो करते हैं तो कोल्ड वॉर हो चाहे आज के हालात हो, हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चाहे कोल्ड वॉर के टाइम में सोवियत यूनियन के साथ हो या अभी अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन हम पूरी तरह से कभी भी अलाइन नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और हमारी जो पोटेंशियल है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। पोटेंशियल इन अ सेंस की इकोनॉमिक पोटेंशियल हमारी बड़ी जबरदस्त है। तो हम अफोर्ड कर सकते हैं इस तरीके का एक मौकिफ रखना कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी बचा के रखें। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान का अगर नक्शा देखें तो हमारे ईस्ट में हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट अलग है और वेस्ट में हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट अलग है। अगर वेस्ट में हमें रशिया चाहिए तो ईस्ट में हमें अमेरिका चाहिए, हम कोई एक को चूज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हमने ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव को नकार दिया, क्योंकि अगर चाइनीज इतना भारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आएंगे और जिस तरीके से उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो पेमेंट रीपेमेंट वाले जो क्लॉजेज हैं, उससे मेरे ख्याल से इंडिया की जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर खतरा पड़ता है। तो इसलिए हम इसलिए उसकी मुखालफत करते हैं जहां तक इंडिया का सवाल है। और जब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मुखालफत करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो गिलगिट बल्तिस्तान से जाता है, और गिलगिट बल्तिस्तान हमारे इंडिया का हिस्सा है और हम उसके अगेंस्ट में इस कारण से आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, आप अदरवाइज आप कर रहे हैं, तो उससे मेरे ख्याल से इंडिया में कोई इशू नहीं है, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इंडिया खुश है कि आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है।
देखिए कल सर, मैं आपको थोड़ी सी इसमें अपना थोड़ा सा अगर एडिशन डालूं, आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की, जारी बात है एक कंट्री को उसका हक है वो होना चाहिए। आपने कहा कि क्योंकि हम वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरते हैं, ठीक है आप वो करें। लेकिन कल सर आप ये बात करें न्यू फॉर्म ऑफ कोलोनाइजेशन, मैं समझता हूँ फॉर्म ऑफ, इसको जब मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में तो हमने इसको पढ़ा था न्यू इंपीरियलिज्म या न्यू न्यू इंपीरियलिज्म। इट मींस कि सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म, जिसमें बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं होते, लेकिन दे कैप्चर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने हमें कैप्चर किया हुआ है, कैसे? आपकी बॉलीवुड ने, हाँ इस हकीकत बात है, आपकी बॉलीवुड जो है वो आपकी सॉफ्ट पावर है, उसने पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ है। तो पाकिस्तान यहाँ पे उस तरह म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री वो नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो म्यूजिक इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत देखा जाता है, बोला जाता है। तो मैं तो कहता हूँ ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है भारत का पाकिस्तान के ऊपर है, और दिस इज रियलिटी। इसी तरह नहीं चीमा साहब, पाकिस्तान के जो प्लेज हैं वो इंडिया में बहुत फेमस हैं, और वो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी प्लेज बहुत देखे जाते हैं। पाकिस्तान के जो ड्रेसेस हैं, स्पेशली लेडीज ड्रेसेस, वो भी काफी फेमस हैं। और तो ऐसी बात नहीं है, गिव एंड टेक है। नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं इसको और कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगा था कि अगर आप चीन को, मैं उस सेंस में बात करने लगा था, अगर चीन को हम कॉलोनाइजेशन की शक्ल में ले जाएंगे तो बेसिकली तो जो मिलिट्री इंपीरियलिज्म है, ठीक है, अगर आप राफेल लेने पेरिस चले गए हैं, आपने 1 अरब डॉलर की उधर से इसराइल से वेपन खरीद लिया है, आपने अमेरिका से ले लिया है, तो मिलिट्री इंपीरियलिज्म इसके अलावा और क्या हो सकता है कि इंडिया अगर पिछले 10 सालों में, मैं जस्ट मिसाल देने लगा हूं कि इंपीरियलिज्म की शक्लें बदल गई हैं। सो मिलिट्री, इसी तरह एजुकेशनल इंपीरियलिज्म है, और वो भी देखें कि वो हम सारे, आप और मैं, हम डिपेंडेंट है मगरब के ऊपर, उनकी स्टडीज एजुकेशन यूनिवर्सिटियों का हुआ है। सो मैं समझता हूं कि भारत, जारी बात है, अपने मुल्क के, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, मैं उसमें नहीं, आई एम नॉट द माइंड जो कि आपको गाइड कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इंटीग्रेट होना होगा जितना, हालांकि आपकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, मेरे पास ये जो स्टैटिस्टिक्स है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें भारत पाकिस्तान से बिल्कुल आगे है। ये देखें ना आप कि इलिटरेसी में पाकिस्तान जो है वो ज्यादा इलिटरेसी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो इन्होंने फिगर्स लिए हुए हैं कल साहब, वो कोई उन्होंने इधर उधर से नहीं लिए, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूएनडीपी से उठाया हुआ। इसी तरह मल नरिशमेंट पाकिस्तान में ज्यादा है, इसी तरह पावर्टी पाकिस्तान में ज्यादा है। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव वी शुड वर्क ऑन। सो मैं जो क्रक्स करने लगा हूं वो ये है कि इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, और अगर हम ये इस खौफ में आ जाएंगे कि वो इंपीरियलिज्म है या कॉलोनाइजेशन है, तो हम तो फिर मतलब रह जाएंगे, क्योंकि इस वक्त चीजें डिवाइड हो चुकी हैं दुनिया में, किसी एक बंदे का एक चीज में कंट्रोल नहीं है। बट एनी हाउ, जस्ट लिविंग इट टू असाइड, इस रिपोर्ट में एक और चीज बड़ी अहम डिस्कस होती है, और वो उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कल साहब दिया है, कॉशन दिया है इस रिपोर्ट में, और वो ये कॉशन दिया है कि, और उसमें बेसिकली उसने एशले टैलेस को भी जो है कोर्ट किया हुआ है, और बेसिकली वो रिपोर्ट ये कहती है कि एशले टैलेस ने वॉर्न किया है इंडिया को कि इफ, ये मैं सवाल ही आपके सामने इस तरह रखता हूं कि इफ इंडिया कीप्स डाइल्यूटिंग इट्स लिबरल करेक्टर, वेस्ट विल बी लेस ईगर पार्टनर। अगर आपने अपनी जो लिबरल करेक्टर है इसको डाइल्यूट कर दिया, जो कि आपके कल्चर, सोसाइटी में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपने लाया जब आपका मुल्क आजाद हुआ, तो वेस्ट इतना ईगर नहीं होगा आपके साथ बात करने के लिए। डू यू थिंक कि नरेंद्र मोदी साहब के सेंस में वो बात कर रहे हैं कि अगर ये जो लिबरल करेक्टर है आपका ये डाइल्यूट हो रहा है, सो हाउ डू यू सी दिस के ये वाकई डाइल्यूट हो रहा है, या दिस इज हाउ द रिपोर्ट डिस्कसेस? यस। हाँ बिल्कुल, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन जो पिछली जो डिस्कशन हो रहा था इंपीरियलिज्म या कॉलोनाइजेशन, और जो आप जो मिसाल दे रहे थे, तो आप मिसाल सॉफ्ट पावर की दे रहे थे बेसिकली। और जो मैं कॉलोनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ हार्ड रियल एस्टेट की, क्योंकि अगर आप लोन वापस नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी जो रियल एस्टेट की जो उसके कारकर्दी है वो अपने हाथ में ले लेगा, और वगैरह वगैरह। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि किस तरीके से, और वहां पे फिर उस इलाके में वो अपना जनरेट करेगा रेवेन्यू, चाइना, जब तक कि उसका पेमेंट जो है वापस नहीं हो जाता। तो मतलब कि वो जो इलाका जो है वो उसके हाथ में चले जाए। खैर, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपने अभी ये जो बात रखी कि जो लिबरल कैरेक्टर है, अगर हिंदुस्तान का ये डाइल्यूट होता है तो वेस्ट
बहुत मुश्किल में आ जाएगा जब हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप बनाने की बात होगी। तो मैं आपको ये पहले बात बता दूं कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं ये बहुत ही शातिर लोग हैं, बहुत तेज हैं। इन्होंने कई सदियों से दुनिया के ऊपर किसी न किसी तरीके से राज किया है, चाहे फिजिकल कॉलोनाइजेशन से किया हो किसी समय, और चाहे वो अब इकोनॉमिक्स के जरिए पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, ट्रेड के जरिए वो पूरे दुनिया पर काबिज हैं। ये बहुत शातिर लोग हैं, ये सेमेंटिक्स से परे हैं। इन्होंने सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क, उसके साथ में अपने इंटरेस्ट को रखते हुए उन्होंने उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप बना लिए। उन्होंने तालिबान जैसी फोर्सेस के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। ये नॉर्थ कोरिया चले गए बात करने के लिए और उनके साथ में हंसते हुए उन्होंने तस्वीरें खिंचवा ली। तो ये इनका कैरेक्टर है, आप इन चीजों में ना जाइए। ये अपने इंटरेस्ट को इतना स्ट्रांगली आगे रखते हैं, और ये जो इश्यूज है लिबरलिज्म, ह्यूमन राइट, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ये आप और हमारे जैसे मुल्कों को डंडी से हाँकते हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जहां तक हिंदुस्तान की लिबरल कैरेक्टर का सवाल है, हिंदुस्तान का लिबरल कैरेक्टर से छेड़खानी कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कोई मजहबी जमात ही क्यों ना हिंदुस्तान के उस पर टॉप पे काबिज हो जाए। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंट्री कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। आपने तो बिहार का इलेक्शन बहुत क्लोजली फॉलो किया। बिहार के इलेक्शन में जो कम्युनल पोलराइजेशन की जो कोशिशें करी गई वो सब नाकामयाब हो गई, फेल हो गई। वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। ये एक बड़ी मेरे को बड़ा गर्व होता है, आई फील वेरी प्राउड ऑफ माय कंट्री, कि ये हमारे कंट्री का कैरेक्टर है। छोटी मोटी इश्यूज जरूर हो जाते हैं, लेकिन कभी भी वो जो लिबरल कैरेक्टर है वो कभी उस तरीके से डाइल्यूट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं कैसे बोल रहा हूं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से, आप चलो हिंदुस्तान पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लेते हैं इसमें। पाकिस्तान के अंदर जब फ्रांस के अंदर वो बिहेडिंग हो गई एक टीचर की, जिसमें मोहम्मद साहब का एक कार्टून दिखाया और उसके बाद में बिहेडिंग हो गई, तो पाकिस्तान के अंदर होर्डिंग्स लग गए, पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे हुए, पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स ने बयान दिए, और रिलीजियस लीडर्स जो है, एक रिलीजियस लीडर क्या नाम है उनका, पंजाब के, वो नाम भूल रहा हूँ, वो कराची चले गए और उन्होंने बहुत बड़ा एक जलसा कर दिया। तो इस टाइप का एक आप कैरेक्टर देख रहे हैं, सोसाइटी के अंदर एक कैरेक्टर आपने देखा। हिंदुस्तान के अंदर अब आप बोलेंगे कि आपके यहाँ भी मॉब लिंचिंग हो जाती है, गाय काटने के, गाय को अगर कोई मार देता है तो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो हमारे मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग हो जाती है, बिल्कुल। इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों की आबादी है, तो हर एक आदमी एक तरीके से नहीं सोचता। कुछ लोग अलग से भी सोचते हैं और कुछ लोग एक्सट्रीम भी सोचते हैं, और वो इस तरीके की घटना बिल्कुल कर देते हैं और होती है। तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे नहीं होते, होर्डिंग्स नहीं आती, नेता बयान नहीं देते, कोई एक आधा सिरफिरा कुछ इस तरीके की बात कर दे तो हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है, लॉ बहुत शिद्दत के साथ ऐसे लोगों से पेश आता है, तो वगैरह वगैरह। तो ये एक डिफरेंस है, और ये हमारा कैरेक्टर जो 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 सोसाइटल कैरेक्टर है इंडिया का, ये बहुत बहुत लिबरल है। तो ये जो जो आशंका जताई जाती है कि इंडिया का लिबरल कैरेक्टर जो है वो खतरे में आ जाएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि ये सिविलाइजेशनल कैरेक्टर है। ये वो कैरेक्टर है जिसके अंदर जब जब इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का राज था, और कहा जाता है कि यहाँ पर कत्लो गैरत और ये सब चीजें बहुत आम थी, मामूल था, तो उस समय भी इस देश ने, इस मुल्क ने कबीर जैसा संत पैदा किया, इस मुल्क ने गुरु नानक जैसा संत पैदा किया। तो इस मुल्क की एक अलग फितरत है, और इस चीज के लिए हम, आई एम एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, आई एम वेरी प्राउड। और इस मुल्क के अंदर जो लिबरल कैरेक्टर है वो हम किसी भी हालत में खत्म नहीं होने देंगे, कोई भी खत्म नहीं होने देगा, और ये हो भी नहीं सकता।
बिल्कुल ठीक है, आपका सारी बात है, यू आर फ्रॉम इनसाइड द सेटअप, तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं चीजों को, लेकिन दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज परसीविंग। मैं इसमें आखिरी सवाल आपसे कंसर्व करूंगा, क्योंकि आज हमने वो देश की टिपिकल बात नहीं की जो पाकिस्तान भारत में होती है। मैं नए सवाल लेके आ रहा हूँ, ताकि मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल माइंडेड बंदे से डिस्कस की जाए जो वाकई एक अच्छा इनपुट दे सके। इसमें रिपोर्ट में इन्होंने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, जिसमें वो कल साहब डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की वो एक अच्छी तारीफ करते हैं कि जी पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोला, लेकिन इसके साथ जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं उनके साथ भी उसने डिस्कस किया है कि वो कोई बेहतरी नहीं, यानी माइनॉरिटीज को बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन और फिर करतारपुर साहब की उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जी करतारपुर साहब वो किया है, लेकिन एक चीज जो उन्होंने डिस्कस की और वो की उन्होंने कि जो इंडिया को, जो यूएसआईपी है, यूएसआईआरएफ है, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का अदारा है, जिसने इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डाला है, और उन्होंने बेसिकली ये समझा कि जो जो पोटेंशियली जो मुस्लिम हैं वो इन डेंजर हैं, और जो मजहब है इंडिया के अंदर वो खतरे में है, और मेजोरिटेरियन और जो कम्युनल पॉलिसीज है इंडिया के अंदर, ये थोड़ा पिछले उसने लिंक किया है। लेकिन क्योंकि ये एक नई चीज इस तरह आती है कि आपको उन्होंने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम डाला है, और दिस इज फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। और आपको याद होगा कि आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट में आपकी में लोकसभा में आई थिंक ये बिल भी एक लेटर भी दिया था कि जो यूएससीआईआरएफ के लोग इंडिया आ रहे हैं हमने उनको रिजेक्ट कर दिया है। और जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की थी वो एलिस वेल्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जी ये जो वायलेंस है और डिस्क्रिमिनेशन और माइनॉरिटीज हैं और जो कोविड विलांतीज हैं इन सब के बारे में, और जो दलित और मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है, जिसमें आपने जिक्र किया है कि हकीकत भी है और कहीं पे लेकिन आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट भी हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो फ्रेमवर्क है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का मगरब में, ये तेज होता जा रहा है। सो हाउ डज इंडिया थिंक ऑन दिस कि डू वी नीड टू रिफॉर्म आवरसेल्फ, और आप कहते हैं कि नहीं पुश करेंगे हम मगरब को इस पे? ये आखिरी सवाल देखिए, है। ये जो नैरेटिव जो सेट हो रहा है, ये लेफ्ट जो जमातें हैं, जो लेफ्ट लॉबी है हिंदुस्तान के अंदर, इसके द्वारा ये जो है ये सेट हुआ है। अब अमेरिकन या वेस्ट मानता है, या आप लोग भी मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है बहुत खतरे में है। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में बहुत सारे मुसलमान जो है हिंदुस्तान का रोडों पे आया, बहुत जगहों पर एहतजाज हुआ, बहुत लंबा एहतजाज चले, बहुत जगह डेमोन्स्ट्रेशन हुए, राइटिंग भी हुई दिल्ली के अंदर। और मेरे को कोई ये बता दे कि बिकॉज ऑफ सीएए एक भी मुसलमान को देश से भगा दिया गया, एक भी मुसलमान को मार दिया गया, या कोई भी ऐसी कार्रवाई हुई, किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी छीन ली गई, किसी की बहू बेटियां उठा के ले गए, कोई भी एक भी एग्जाम्पल दे दे। ये तो रही बात जहां तक मुस्लिम्स का सवाल है। और ये वही मुल्क है जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि मुस्लिम्स के राइट विंगर माने जाते हैं, उनकी पार्टी के 5 एमएलए जो है अभी इलेक्ट हुए हैं कल ही बिहार के अंदर। और जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, उनको हिंदुओं ने भी वोट दिया है। तो ये एक ब्यूटी है इस कंट्री की। तो ये तो जहां तक मुस्लिम्स को साइडलाइन करना और ये वाला जो नैरेटिव है ये उसको एड्रेस करता है। दूसरी बात आपने कही कि जो अमेरिकी जो लोग थे जो हिंदुस्तान में आना चाह रहे थे उनको आने से रोक दिया गया। तो एक और इशू है, वो है क्रिश्चियनिटी का जो स्प्रेड किया जाता है हमारे मुल्क में एनजीओ के थ्रू। और जो ट्राइबल लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको पैसों का लालच देकर, उनको फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट देकर, या वीजा की बात कर, या बहुत सारे जो ऐसे जो अट्रैक्टिव लोअर्स हैं वो देकर उनको उनका रिलीजन चेंज करने की कार्रवाई इस मुल्क में काफी सालों से चल रही थी, जो कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिए। तो इसीलिए वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली अमेरिकन
वो काफी परेशान है। अगर आपको याद हो, अहमदाबाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने भी उस एड्रेस के अंदर, जो फेमस एड्रेस था, उन्होंने भी क्रिश्चियंस को लेकर एक सवाल जरूर खड़ा किया था। लेकिन हमारी बड़ी क्लैरिटी है कि हम ये जो रिलीजियस कन्वर्जन्स की जो एक्टिविटी है, ये हम नहीं चलने दे सकते इस कंट्री के अंदर। ये बिल्कुल इसके खिलाफ है, और उसी के खिलाफ ये सारी जो स्ट्रेंथनिंग हुई है, ये उसी के खिलाफ हुई है। और इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ ऐसी संस्थानें हैं, कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज हैं जो ये प्रेजेंट सरकार को और मोदी साहब को पसंद नहीं कर रही हैं। तो जो भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, ये दोनों जो है रिलीजन जो है अपने स्प्रेड में कन्वर्जन को एक बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्रिश्चियंस का कन्वर्जन का स्टाइल अलग है, मुस्लिम्स का कन्वर्जन का स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों का मुद्दा एक ही है, एम वही है। तो हमने किसी तरीके से उस चीज पे लगाम लगाने की कोशिश करी है, और इसी के चलते वो काफी जो चैरिटीज है वेस्टर्न मुल्क के अंदर, वो काफी परेशान है। इसी तरीके से कई सारी मुस्लिम इदारे जो हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो इस टाइप की एक्टिविटीज करते थे, वो भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं, और नॉट कहीं ना कहीं बल्कि मेजरली, ये इश्यूज जो हैं ये लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, और उनके चलते एक नैरेटिव ऐसा पेश किया जा रहा है दुनिया को कि यहाँ पे माइनॉरिटी बहुत परेशान है। एक बड़ा एक सोची समझी टैक्टिक्स के तरीके चलते हिंदुओं को डिवाइड करना कि दलित अलग है और हिंदू अलग है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव ये कोशिश करते हैं, लेकिन ये फेल हो जाते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं, और इस बार भी फेल हो गए। अगर आप इंडिया को बहुत क्लोजली अगर आप फॉलो करेंगे तो हाथरस के अंदर एक रेप केस, और उसमें पीछे 1 महीना पहले ये कुछ कार्रवाई हुई जिसके अंदर रात रात में जो है एक डेड बॉडी को जला दिया गया लड़की का, और बड़ा हंगामा हुआ। उसके अंदर भी वो दलित और हिंदुओं को सेपरेट करने की कोशिश करी गई। तो ये चीजें कोशिश करते हैं, जो लेफ्ट लिबरल इस्लामो ग्रुप्स हैं उसको कोशिश करते हैं, लेकिन ये हर बार फेल हो जाते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अवेयरनेस का जमाना है, 6th जनरेशन का जमाना है, तो ये अब फॉल्सहुड जो है ये प्रिवेल नहीं कर पाता है, और इंटरनेशनली भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है कंस साहब, आपका एक खास किस्म का व्यू है, जारी बात है। लेकिन एक हम ये समझते हैं कि दुनिया की जो ओपिनियन है अबाउट इंडिया, उन्होंने बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है इंडिया में, मजहबी, सोशल कल्चर और इंडियन डेमोक्रेसी के हवाले से। क्योंकि इंडिया कहता था हमारा आइडिया बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन आपका जो आइडिया है उसके अंदर दरार नजर आ रही है। ये नहीं है कि इंडिया टूट जाएगा या इस तरह, हम नहीं चाहते कि ऐसा कभी भी हो। इंडिया ताकतवर रहे, इंडिया उभरे, इंडिया एक, देखें हर चीज एक नेचुरल फ्लो में चलती अच्छी लगती है। लेकिन जारी बात है, लेकिन जब सोसाइटी में रप्चर्स आती हैं, हर मुल्क में फॉल्ट लाइन्स हैं, पाकिस्तान में भी फॉल्ट लाइन्स हैं, आपके भी फॉल्ट लाइन्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि लीडरशिप का काम यही होता है कि उनको ब्रिज करे, उनको क्लब करे, और एक नया बड़ी सोच पैदा करे, और लोगों को इकट्ठा साथ लेके चले। सो जारी बात है, मेरा एक वर्जन और है, दुनिया जो लिख रही है वो और लिख रही है, आपने अपना, जारी बात है, इंडिया में बैठ के आप एक और एंगल से चीजें देख रहे हैं। बट कल साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स जो 5-7 आपके सामने रखे वो बिल्कुल डिफरेंट थे आज, और हमने कोई रेटरिक नहीं की इंडिया पाकिस्तान की, हमने एक नए एंगल से चीजें डिस्कस करने की कोशिश की है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज। हाँ, बस मैं एक ये कहना चाह रहा हूँ, आपका ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का, बड़ी अच्छी बात हुई। और मेरे ख्याल से ये चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये जो सार्क का जो पूरा रीजन है, ये उम्मीद करते हैं कि ये सार्क दोबारा रिवाइव हो, और जो रीजनल कोऑपरेशन है ये आपस में बहुत बढ़े, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, और जो पॉवर्टी के ऊपर जो हमारी जो लड़ाई है ये साझा लड़ाई हो, और हम मिलकर इसको टैकल करें। ये दोनों तरफ की अवामों के लिए फायदेमंद है, उम्मीद करते हैं। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शन हमने थोड़ा हट के किया। थैंक यू कमर साहब। जी, बड़ी मेहरबानी कंस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।